हमने कल प्रश्न संख्या 21 का कराया था, आज उसके आगे कराते हैं और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम लेते हैं खा नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटा sec a इक्वल sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। देखिए बेटा, इस प्रश्न को लेते हैं और LHS जब लेंगे LHS तो 1 + sec a बटा sec a और हमको लाना है sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम cos और sin के रूप में बदलेंगे। 1 + 1 cos a हो जाएगा बटा 1 cos a हो जाएगा। और इसको जब और सरल करेंगे तो यहाँ इसका गुणा होगा तो cos a + 1 बटा cos a और पूरे का बटा 1 cos a। cos a से cos a को काट दीजिए तो आपका आ जाएगा cos a + 1। इसको यहीं छोड़िए। अब लिख लीजिए RHS। आप आसानी से हल कर पाएंगे क्या कि sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। You know that sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a। आप सभी जानते हैं कि sin स्क्वायर a = होता है cos स्क्वायर a बटा 1 - cos a। और यहाँ आप a स्क्वायर - b स्क्वायर के फार्मूले से इसको 1 - cos a करेंगे एक ब्रैकेट में और 1 + cos a करेंगे एक ब्रैकेट में और पूरे का बटा 1 - cos a होगा। 1 - cos a से 1 - cos a कट जाएगा, आपका 1 + cos a आ जाएगा। यहाँ भी 1 + cos a है, अर्थात अब आप लिख पाएंगे LHS = RHS। नोट कर लीजिए बेटा यह प्रश्न। इसके अगला वाला प्रश्न हम लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का। ध्यान दीजिए, एक 21 सेंटीमीटर की कोई वृत्त है, जो वृत्त की जीवा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब इसकी त्रिज्या जो दी गई है वह 21 सेंटीमीटर है। केंद्र पर एक समकोण, मान लीजिए ये यहाँ से और यहाँ, और ये आपका समकोण डिफाइन कर रहा है। त्रिज्या इसकी 21 है, ये O है, ये A है और ये B है। आगे कह रहा है समकोण संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्तखंड कौन सा भाग होगा, तो जिसको हम ये कलर्ड कर दे रहे हैं, यही है लघु वृत्तखंड। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 πr², माइनस क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे a गुणे h आप कर सकते हैं। देखिए थीटा जो है वो 90/360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, r² मतलब 21 × 21 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर एक लंब होगा एक आधार हो जाएगा, मतलब ये 21 और गुणा 21 क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अब इसको आगे सरल कर लीजिए। 9 चौका 36, 7 तिरिक 21 और 2 दूना 4 और 2 11 में 22 बच गया। 11 गुणा 3 गुणा 21 और बटे में 2 माइनस 21 गुणा 21 और बटे में 2। देखो बेटा इधर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर दिखता है 11 गुणा 21 3 63 बटा 2 और माइनस 21 हमें 441/2
तो इसको हल करेंगे, 11 तिया 33 की 3 हासिल लगा 3, 11 का 6 का 66, 66 3 69/2 माइनस 441/2। हल करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, बटा 2। हल करिए, 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 × 12। देखिए 2 × 9 2, 2 दूना 4 और 2 × 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, बहुत साफ सुथरा लगाया गया है और आप लोग इसको आसानी से लिख लीजिए। फिर हम लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक, हाँ, जैसा भी लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए बेटा, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक निकालना है, और आप बहुलक देखिए बड़े ध्यान से कि इसका जो CI दिया गया है वह है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 दिया गया है। आगे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वह 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 है और 2 है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक में अगर हम देखें तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता 10 है, तो यही जो होगा ये क्या होगा? आपका F1 हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर जो होगा वो F0 हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे जो होगा वो F2 हो जाएगा, और इसके जस्ट सामने जो होगा वो L1 L हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आप इन चीजों को लिखे। बाकी इसके बीच का जो डिस्टेंस h = आप लिख लीजिए 5। ठीक, अब हम बहुलक का फार्मूला लगाते हैं। तो बहुलक का फार्मूला, बहुलक को आप मोड भी कहते हैं, मोड = L + F1 - F0 2F1 - F2 - F0 और इंटू H। अब देखिए कि अगर हम इसको हल करते हैं तो मोड बराबर L की जगह 30 रखेंगे, प्लस F1 - F0 मतलब 10 - 9 बटा 2 × 10 -3 - 9 इंटू 5। आगे देखिए 30 + 10 में से 1 घटाओ, 9 घटाओगे तो 1 बटा 10 दूना 20 - 9 3 12 गुणा 5। और आगे हल करिए 30 + 1 बटा 12 8 20 मतलब 8 इंटू 5। तो 30 + 5 बटा 8, इसको हल करेंगे तो 30 प्लस इसको भाग करेंगे तो 0.8 45 2 8 × 16 8 × 40, और इसको और आगे लिख देंगे हम 30.625, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए इसको। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बेटा, एक अगला प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। देखिए, एक बाह्यतः विभाजन होता है और एक अंतः विभाजन होता है। मान लीजिए यह एक रेखा है जो A और B है, इसके सिरे जो हैं A और B हैं। यहाँ 4, -3 दिया गया है, यहाँ पर 8, 5 दिया गया है, और अंतः विभाजन मतलब इसके अंदर ही कहीं पर एक ऐसा बिंदु है जो 3:1, अर्थात हम यहाँ लिखें कि 3:1 के अनुपात में इसको बांट रहा है। और फिर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो x, y। ठीक, इस बिंदु के निर्देशांक x, y होंगे। तो अंतः विभाजन करता है, तो देखिए माना अंतः विभाजन
वाले बिंदु का निर्देशांक x, y है। देखिए बेटा, जब अंतः विभाजन के बिंदु के निर्देशांक x, y है तो हम फार्मूला लगाएंगे अंतः विभाजन का। x इज इक्वल टू, देखिए ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2 और ये है आपका m1 m2। तो ध्यान से समझें, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। तो वैल्यू रखें बेटा, x इज इक्वल टू m1 का मान 3 है गुणा x2 का मान 8 है प्लस m2 का मान 1 है गुणा x1 का मान 4 है बटा 3 प्लस 1। हल कर लीजिए, 8 3 24 प्लस 4 1 9 4 बटा 3 1 4, x इज इक्वल टू 24 4 28 बटा 4, x इज इक्वल टू 7। y में मान रखेंगे, y इक्वल टू m1 है 3 गुणा y2 है 5 प्लस m2 है 1 गुणा y1 है -3 बटा 3 प्लस 1, y इक्वल टू 5 3 15 -3 1 9 3 बटा 3 1 4, y इक्वल टू 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बटे 4, 4 3 12 आपका कट जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अतः x, y इक्वल टू 7, 3 आपका आंसर है। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला प्रश्न लिखते हैं। ठीक, देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु है 5, -3। अगर इसको आप p मान लेते हैं, इसको आप q मान लेते हैं और इसका जो निर्देशांक है वह 13, y है, तो इसके बीच की दूरी जो है वह 10 मात्रक दी गई है। तो आपको क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ध्यान दें, यह है x1 y1 और यह है x2 y2। बेटा देखें, d का मान क्या है, d का मान 10 है तो 10 रखिए, इक्वल टू अंडर रूट x2 13 माइनस x1 5 का वर्ग प्लस y2 की जगह आपका y ही रहेगा, माइनस y1 की जगह माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। यह वर्ग इस तरफ आएगा तो 10 का, यह रूट इस तरफ आएगा तो 10 के वर्ग में बदल जाएगा और 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 का वर्ग बचेगा प्लस y प्लस 3 का वर्ग बना रहेगा। आगे देखिए, 10 का वर्ग 100 होगा और 8 का वर्ग इधर कर दीजिए 64 आएगा, इक्वल टू y प्लस 3 का वर्ग बना रहेगा। 100 में से 64 घटाएंगे तो 36, यह वर्ग इधर आएगा तो अंडर रूट 36 इक्वल टू वाई प्लस 3, और जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 इक्वल टू वाई प्लस 3। यहां से प्लस वैल्यू लेने पर, प्लस वैल्यू लेने पर तो 6 इक्वल टू वाई प्लस 3, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू वाई, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बराबर वाई आ जाएगा। आगे देखिए, माइनस वैल्यू लेने पर और माइनस वैल्यू लेंगे तो माइनस 6 इक्वल टू वाई प्लस 3 होगा, और इसको इधर लाएंगे माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो माइनस 9 इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो y के दो मान निकलने संभव हैं, एक y बराबर 3, दूसरा y बराबर माइनस 9। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए, लाइक भी करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का, इस प्रश्न का लाभ उठा सके। ठीक, हम लेते हैं बेटा अगला प्रश्न।
देखिए बेटा अगला प्रश्न है 22 का 21 में जो इतने भी 5 पार्ट थे वो हल हो गए। तो 22 का प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि 3x² - x - 4 के शून्यांक निकालिए, इसका फैक्टर करिए। तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 3x² माइनस x 4 माइनस 3 माइनस 4, देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 यहाँ है तो हो जाएगा और 4 तिहाई 12। 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पर आप इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x, तो 3x माइनस 4, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1, तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, x प्लस 1 यदि इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, इसके दो शून्य निकल कर आ गए 4, 3 और फिर -1। अब देखिए कि अगर हम इसको लेते हैं, बहुपद को लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4, यहाँ से अगर हम इनके शून्यांकों का योगफल या गुणनफल निकालें, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखो शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है C/A अर्थात -4/3 और फिर शून्यांकों का योगफल होता है -B/A अर्थात -1/3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। अब हम अपने यहां से निकाले, अगर इन दोनों के माध्यम से क्या निकालें, योग, पहले गुणा निकालते हैं, गुणनफल बराबर 4/3 गुणा -1 अर्थात -4/3 आएगा। योगफल निकालते हैं, योगफल बराबर 4/3 माइनस 1 अर्थात 3 × 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3। देखेंगे कि यहाँ जैसा निकल रहा है सेम वैसे आ रहा है, अर्थात सत्यता की जांच आपकी हो गई है और सत्य है। ठीक है, सत्य है, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। तब तक हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बेटा कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो दो समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, कोई विधि नहीं बताया है कि आपको समीकरण किस विधि से हल करना है, तो जो आपको सरल लगे वही कर लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको विलोपन विधि बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर x का गुणांक 0.2 है, यहाँ पर x का गुणांक 0.4 है। तो पहले हम गुणांकों को इक्वल करने के लिए इसमें हम 2 का करा देते हैं गुणा, और जब 2 का गुणा करा देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर देखिए 2 दूना 4, 0.4x प्लस 2 तिहाई 6, 0.6y इक्वल टू 2.6, यहाँ गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा। यह समीकरण आपका 3 हो गया और 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू -0.7, यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए कि गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह भी समान हो गए, तब यहाँ लिखा जाएगा घटाने पर। समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर, चलिए घटाने पर चिन्ह जो है वो बदल जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 6, 5, 11 1.1 y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी जुड़ेगा 7, 6, 13 की 3 हाथ से लगा 1, 2, 1, 3, 3.3 हो जाएगा। y इक्वल टू 3.3/1.1 काटेंगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 11, 3, 33, y इक्वल टू 3 आ गया। अब इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर समीकरण 2 में रख लीजिए। चलिए का मान समीकरण 1 में रखते हैं या रखने पर देखें 0.2x प्लस 0.3 गुणा 3 इक्वल टू 1
0.3 आगे हम करेंगे 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 3 3 जा 9 0.9 0.2x इज इक्वल टू 1.3 में 0.9 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा। x इज इक्वल टू 0.4 बटा 0.2 दशमलव दशमलव कट जाएगा 2 2 जा 4 x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बेटा x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इस समीकरण के हल आपके आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए, इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको बताएं ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक बेटा, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 22 का ग है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए, एक वृत्त लेते हैं और इस वृत्त के पर एक बाह्य बिंदु लेते हैं और इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालते हैं और ये स्पर्श रेखा डालने के बाद ये जहां पर स्पर्श करती है इसको केंद्र से मिला देते हैं। यह बाह्य बिंदु O है, यह P है, यह Q है और यहाँ पर आप अगर R बिंदु ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, अर्थात यहाँ पर आप देखें कि इसको बराबर प्रूफ करना है तो हम यहाँ डॉट डॉट करके पहले R O को मिला देंगे। अब देखिए बराबर कैसे प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर पहले यही लिख दीजिए, पहले लिखिए कि रचना, और रचना में हमने क्या किया कि PR तथा QR को मिलाया। आगे क्या किया गया, RO को मिलाया, RO को मिलाया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PO बराबर है QO के। तो देखें अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रमाण क्या क्या है मेरे पास, प्रमाण क्या क्या है मेरे पास। वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वह लंब हो जाती है। मतलब यह है कि RP जो है वह लंब है किस पर, PO पर। और दूसरी बात RQ जो है यह भी लंब है किस पर, QO पर। और ये कैसे है, यह प्रमेय से है, प्रमेय से। अब देखिए कि त्रिभुज PRO तथा त्रिभुज QRO में हम क्या क्या पाते हैं कि RP बराबर RQ, RP बराबर है RQ के और Q बराबर है, इसका यह प्रमाण है कि यह त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्याएं क्या होती है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दूसरा प्रमाण क्या है हमारे पास कि स्पर्श कोण जो होता है लंब होता है, अर्थात RPO कोण RPO बराबर है RQO के, कोण RQO के। क्यों, यह क्यों है, प्रमेय से है, लंब है या फिर दिया है, ऐसा कह सकते हैं, दिया है। तीसरा प्रमाण क्या है हमारे पास, RO दोनों में उभयनिष्ठ है। तो RO बराबर RO, यह क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। अब देखिए कि एक भुजा दूसरा कोण तीसरी भुजा, अर्थात SAS सर्वांग क्षमता नियम से, SAS सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज PRO सर्वांगसम होगा त्रिभुज QRO। और जब यह सर्वांगसम होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि PO बराबर है QO के और यह आपका प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम, प्रूव्ड हो गया। ठीक बेटा, ये 4 नंबर का प्रश्न है और इसको आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। इसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC इक्वल है BAC
तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी गुणा सी डी के। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं और ए बी सी की भुजा बी सी पर अगर हम एक त्रिभुज मान लीजिए कि ए बी सी लेते हैं और भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लेते हैं कि ए डी सी जो कोण बन रहा है वह बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ए डी सी जो कोण बन रहा है वह बी ए सी के बराबर बनेगा, ऐसा है। अब देखिए जरा कि दिया है, क्या दिया है बेटा कि कोण ए डी सी कहाँ है, ए डी सी यह वाला कोण जो है वह बराबर है बी ए सी के, इस वाले कोण के बराबर है कोण बी ए सी। तो अब ध्यान दीजिए कि सिद्ध करना है हमें सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी गुणा सी डी के। तो देखिए हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में, समझिए अच्छे से, कह रहा है कि ए डी सी कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, सिर्फ कोण बराबर दिया है। तो जरा देखें कि अगर यह कोण बराबर है तो हम लिख सकते हैं क्या, इस कोण के सामने की जो भुजाएं होंगी वह अनुपात में होंगी। जैसे कि इस कोण के सामने की भुजा BC, इस कोण के सामने की भुजा BC, ADC इस कोण के सामने की भुजा AC के बराबर होगी। मतलब AC अनुपात, देखिए ADC के सामने की भुजा जो है AC अनुपात में होगी किसके, BAC के, त्रिभुज BAC के में कोण A के सामने की भुजा BC की। ठीक, और दूसरी बात अब यहाँ देखिए कि हाँ देखें बेटा, इसमें जैसा कि CA अगर प्रूव करना है तो हम AC को CA के रूप में ही लिख लेंगे पहले तो CA, और यहाँ पर CB लाना है तो हम इसको BC को CB के रूप में ही लिखेंगे। तो CA अनुपात CB है, देखिए CA अनुपात CB के। तो अगर हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं मतलब BAC ले रहे हैं तो CA अनुपात CB के हो जा रहा है। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग अगर हम त्रिभुज ADC ले रहे हैं तो CD जो है CD अनुपात AC हो जाएगा, CD अनुपात AC हो जाएगा। ठीक, या CA इसको लिख सकते हैं, CA हो जाएगा। अब देखिए कि आपका ये होगा CA बटा CB बराबर होगा CD बटा CA के, और क्रॉस गुणा कराएंगे, तो CA का वर्ग बराबर हो जाएगा CB गुणा CD के। और यही आपको प्रूव करना था, इससे सरल और नहीं हो सकता, इससे आसान नहीं समझाया जा सकता। देखिए कि जब दो त्रिभुज हों और उसमें एक कोण बराबर दिया गया हो तो उस कोण से संबंधित जो दो भुजाएं बनेंगी वो हमेशा अनुपात में होंगी। तो एक कोण बराबर दिया गया था, क्या, ADC दिया गया था और दूसरा BAC दिया गया था। तो जो कोण BAC बना रहा है मतलब AB बना रहा है, BAC कोण है एक और एक कोण ADC है, तो इसमें BC भुजा इसमें के AC भुजा के अनुपात में बन रही है। वही कोण वही चीज जब ADC त्रिभुज लिया जा रहा है तो CD अनुपात AC बन रहा है। तो हम इन दोनों अनुपात की सहायता से इसको ऐसा लिख सकते हैं, और जब ऐसा करेंगे क्रॉस गुणा कराएंगे तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न।